करते खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर पथराव, उपद्रवियों ने जुलूस पर पत्थर और बम फेंके। बम हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस के सामने उपद्रवियों की पत्थरबाजी चलती रही। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में हिंसा की ये घटना हुई है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं, जहां रामनवमी के दिन फिर हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में जुलूस पर ईंट पत्थर और बम फेंके गए। छत पर खड़े कुछ उपद्रवी नीचे भीड़ पर पत्थर बरसाते दिख रहे हैं, जिसके बाद दूसरी तरफ से भी जवाबी पत्थर फेंके गए। घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद इलाके में तनाव है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। মালদা থেকে ফেরার পথে রাস্তায় খবর পেলাম তাদেরকে হাসপাতালে দেখতে আসছি, তারা কেমন আছে না আছে, চিকিৎসা তাদের ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেই জন্যে। এবার হাসপাতালে ঢুকতে এই বিজেপির কিছু নেতা হিন্দু কেন মার সব দাও, বড় অদ্ভুত কথা। আমি মুর্শিদাবাদে বেঁচে থাকতে আমি মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা হতে দেব না। মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা রুখবো, তার জন্য যেখানে যেতে হয় সেখানে যাবো। और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को आज और कल के लिए कूच बिहार का दौरा नहीं करने की सलाह क्यों दी है, देखिए इस रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को 18 और 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र का दौरा नहीं करने की सलाह दी है। सूत्रों की माने तो आयोग की ओर से राजभवन को भेजे गए ईमेल में कहा गया कि अगर चुनाव के दिन वो मतदान वाले क्षेत्र में जाएंगे तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। प्रचार खत्म होने के बाद कूच बिहार में मौन अवधि चल रही है। इस क्षेत्र के मतदाताओं के अलावा कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है। ऐसे में अगर राज्यपाल भी जाते हैं तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा। और कल देश में पहले चरण के लिए होगी वोटिंग। 102 सीटों के लिए कल होगा मतदान। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी वोटिंग। पहले चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 102 सीटों के लिए कल होगा मतदान और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई। 21 राज्यों में लोकसभा के लिए वोटिंग होनी चाहिए। और इधर पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों को एक खत लिखा है। पीएम ने खत के जरिए प्रत्याशियों से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों को एक व्यक्तिगत खत लिखा है, जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों को अपने संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं तक उनका संदेश पहुंचाने को कहा है। पीएम ने अपने संदेश में कहा है कि ये चुनाव देश के वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का अवसर है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। पिछले 10 साल में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इनमें से कई परेशानियां दूर हो गई हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सभी के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के हमारे मिशन में ये चुनाव निर्णायक होगा। और आज अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में करेंगे प्रचार। 3 रोड शो करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शाह करेंगे रोड शो। विजलपुर में रात 8 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में सुबह से शाम तक ताबड़तोड़ प्रचार और धुआंधार रोड शो करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह सुबह 9 बजे अहमदाबाद के साणंद में एपीएमसी सर्कल से नल सरोवर चौक तक पहला रोड शो करेंगे। सुबह 10:15 बजे गांधीनगर के जेपी गेट से टावर चौक कलोल तक दूसरा रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे सरदार पटेल चौक से घाटलोडिया नारायणपुरा होते हुए जीवराज पार्क 4 रास्ता वैजलपुर तक रोड शो करेंगे। वैजलपुर में रात 8 बजे अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज असम दौरा। असम में आज नड्डा करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। कोकराझार, दर्रांग और गुवाहाटी में रैली।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम का दौरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष यहां कई रैलियों में शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुताबिक जेपी नड्डा आज दोपहर करीब 12 बजे असम के कोकराझार संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:45 बजे दरांग में भीरगांव उदलगुरी संसदीय क्षेत्र के लिए डंडा सहरिया हाई स्कूल प्लेग्राउंड पर जनसभा करेंगे। उसके बाद शाम करीब 3:45 बजे नड्डा गुवाहाटी संसदीय क्षेत्र के कालपाथर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर शरद पवार की बेटी और बहू के बीच मुकाबला होना है। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार दोनों आज नामांकन करेंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल बारामती सीट पर आज एनसीपी शरद चंद्र गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले और एनसीपी अजित गुट की प्रत्याशी सुनेत्रा पवार अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले दोनों गुट शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। बारामती संसदीय सीट पवार परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनती जा रही है। इस सीट पर मुकाबला पवार परिवार के बीच हो रहा है। बारामती में 7 मई को मतदान होना है। बारामती सीट पर सुप्रिया सुले 2009, 2014 और 2019 जीत चुकी है, जबकि सुनेत्रा पहली बार चुनाव मैदान में उतरी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कन्नूर में जनसभा के दौरान गरीबी को लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट। केरल में प्रचार करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सबने गरीबी मिटाने की बात कही, लेकिन सभी फेल रहे। जब से पहली गवर्नमेंट 51 में कांग्रेस की बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम पावर्टी को समाप्त करेंगे। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी कहा पावर्टी को समाप्त करेंगे। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा पावर्टी को समाप्त करेंगे, लेकिन कोई भी पावर्टी को समाप्त नहीं कर पाया। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर क्या तंज किया, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूपी के अमेठी में लोकसभा चुनाव प्रचार करने पहुंची बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है। हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को सनातन विरोधी भी बताया। और इन सब के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिका में केजरीवाल किस चीज की मांग कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति मांगी थी। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल के शुगर लेवल में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। ईडी हिरासत के दौरान केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 46 तक आ गया था। गिरफ्तारी से पहले जिस डॉक्टर से उनकी जांच होती थी, उस डॉक्टर से हफ्ते में 3 दिन में वर्चुअली जांच करने की इजाजत दी जाए। बता दें कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। और एक बड़ी खबर है, आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सिसोदिया केस में ईडी दायर करेगी जवाब। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी और आरोपी के बीच बहस हुई थी। कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि हर आरोपी ने अब तक दस्तावेज के निरीक्षण में कितना समय लिया है। बता दें कि सीबीआई ने घोटाले में कथित भूमिका के लिए मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। और आम आदमी पार्टी के नेता अमरतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग वाली ईडी की अर्जी पर आज सुनवाई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में ईडी ने कहा है कि
बार बार समन जारी करने के बावजूद अमानतुल्लाह कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, लिहाजा गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अमानतुल्लाह को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि वो ईडी की तरफ से 6 समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग ठुकराते हुए कहा कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी के लायक सबूत हो तो वो विधायक को गिरफ्तार कर सकता है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नियुक्ति रद्द होने के बाद अब उन्हें सरकारी बंगले को खाली करने को कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार से अब उन्हें मिला सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। इससे पहले उनकी नियुक्ति को गैर कानूनी करार देकर विभव को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद से उनके घर के अलॉटमेंट को रद्द कर दिया गया। नियम के मुताबिक विभव कुमार को 10 मई से पहले अपना फ्लैट खाली करना होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विभव कुमार की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। जांच प्रक्रिया में विभव कुमार की नियुक्ति को उचित नहीं माना गया था। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है। अनंतनाग में आतंकियों ने बिहार के एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आतंकियों ने फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। आतंकियों ने इलाके में गैर स्थानीय लोगों पर फायरिंग की, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि बिहार के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई है। घटना बिजबेहरा इलाके की बताई जा रही है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने बिजबेहरा इलाके में घेरा डाल लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले 9 अप्रैल को भी देहरादून के एक टूरिस्ट गाइड की आतंकियों ने कश्मीर में हत्या कर दी थी। और डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से उनके चुनाव लड़ने की खबरें थी। जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि गुलाम नबी आजाद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनकी जगह अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट से डीपीएपी ने मोहम्मद सलीम पर्रे को उम्मीदवार बनाया है। गुलाम नबी आजाद के अचानक ये फैसला लेने के पीछे क्या कारण है, इस पर अभी कुछ साफ नहीं हो सका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने हार के डर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। और खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद कांकेर के कई इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। टीवी 9 संवाददाता सुमित सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में मंगलवार को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभी तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सली मार गिराए थे। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद अब पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। कल मुठभेड़ हुई और पूरा का पूरा गांव सुनसान है। यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर एक घर, जो छोटे छोटे घर है, जो एक पारा है, ये पूरा खाली पड़ा है। और भारतीय वायुसेना बहुत जल्द हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK2 का सफल परीक्षण करने वाली है। इस मेड इन इंडिया मिसाइल में क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट। हमारी सेना हमारे देश का गौरव है। जल, थल और वायु में हिंदुस्तान की प्रचंड शक्ति की गवाह पूरी दुनिया बन रही है। इसी कड़ी में अब भारतीय वायुसेना जल्द ही अस्त्र MK2 मिसाइल का परीक्षण करने वाली है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी ये मिसाइल एकदम सटीक हमला करती है। अस्त्र MK2 मिसाइल फिलहाल ट्रायल फेज में है, लेकिन इसके ताकतवर हमले की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी है। और बड़ी खबर है, दिल्ली के कालिंदी कुंज के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई है। आग में कई दुकानें जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लाखों का सामान आग में जलकर राख हो गया है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की फर्नीचर मार्केट में देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने कई दुकानों को भी अपनी जद में ले लिया। दमकल की करीब 17 गाड़ियों ने 2 घंटे से ज्यादा समय में आग पर काबू पाया। गनीमत है कि आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। पुलिस हादसे में हुए नुकसान का पता लगाने में जुटी है।
और TV9 संवाददाता अंशुमन यादव ने कालिंदी कुंज के फर्नीचर मार्केट में लगी आग के बाद हालात का जायजा। ये फर्नीचर की मार्केट है जहां पर आग लगी है और लगभग 10 बजे के आसपास आग लगी थी और 10:20 पर फायर विभाग को सूचना दी गई है। लेकिन उससे पहले जो स्थानीय लोग थे उन्होंने काफ़ी मशक्कत के साथ इस आग को बुझाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सफल भी हो रहे थे। और उसके बाद तुरंत जो दमकल की जो विभाग के जो लोग थे उन्होंने आकर यहाँ पर आग पर काबू पाया। अगर मौके पर समय पर नहीं आ पाते तो शायद बड़ी घटना को हो सकती थी। और वहीं दिल्ली पुलिस ने लापरवाही से बाइक चलाने के आरोप में 24 युवाओं को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि युवक सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। दिल्ली पुलिस ने सड़क पर लापरवाही से बाइक दौड़ा रहे कई युवकों को पकड़ा और 28 बाइक्स को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक रात 3:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कर्मियों की नजर इन आरोपी युवकों पर पड़ी जो तेज और लापरवाही से बाइक दौड़ा रहे थे। इससे सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को खतरा था। मामले में 24 बाइक सवारों को पकड़कर थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट और कर्तव्य पथ थाने में आईपीसी की धारा 279 के तहत FIR दर्ज की गई। 4 बाइक सवारों के खिलाफ IPC मामलों के तहत जाँच की जा रही है। और हैदराबाद से हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार किसी तरह ट्रक पर लटक गया और ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोकने के बजाय ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। तस्वीरें बहुत ही हैरान करने वाली हैं। अब देखिए, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोकने के बजाय ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। बाइक आगे फंसी रही और बाइक सवार देखिए ट्रक पर कैसे लटका रहा। इधर दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 3 युवकों पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई है। दिल्ली में युवक की चाकू से गोद कर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात को त्रिलोकपुरी इलाके में अंजाम दिया गया। चाकूबाजी की इस घटना के पीछे की वजह के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस के मुताबिक 3 लड़कों पर चाकू से हमला किया गया, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया है, जबकि 2 युवकों का अस्पताल में इलाज जारी है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से इत्तला मिली थी कि एक आदमी घायल अवस्था में यहाँ पे एडमिट हुआ है और उसकी डेथ हो गई है। अभी हम फैक्ट्स वेरीफाई कर रहे हैं और चीज़ें पता लगा रहे हैं। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाकर हथियार बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में मणिपुर में भारी तादाद में हथियारों की बरामदगी की है। इस ऑपरेशन के लिए काकचिंग जिले के सुगनु गांव में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद एक देसी पिस्टल, 5 ग्रेनेड और दूसरे हथियार बरामद किए गए। इससे पहले सुरक्षा बलों ने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में भारी हथियार और गोला बारूद बरामद किए थे। मणिपुर पुलिस और असम राइफल साथ मिलकर इलाके में तलाशी अभियान चलाते हैं। सूचना के आधार पर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। टाइम मैगजीन ने 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में रेसलर साक्षी मलिक के साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट का नाम भी शामिल है। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान साक्षी मलिक को टाइम पत्रिका ने 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। टाइम मैगजीन में अपना नाम देखकर साक्षी मलिक बेहद खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि 2024 के टाइम 100 सूची में शामिल होने पर गर्व है। सूची में अन्य भारतीयों में अभिनेत्री आलिया भट्ट, इंडो ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला शामिल हैं। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अनुमान है कि भारत की जनसंख्या 144 करोड़ हो चुकी है। 30 सेकंड में देखिए ये पूरी।
UNFPA ने Interwoven Lives Threads of Hope Ending Inequalities in Sexual and Reproductive Health and Right नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। देश की अनुमानित जनसंख्या 144 करोड़ में 24% लोग 0 से 14 साल की उम्र के हैं। 17% जनसंख्या 10 से 19 वर्ष की आयु की है। 10 से 24 साल के 26% लोग हैं, जबकि 68% 15 से 64 आयु वर्ग के हैं। भारत के 7% आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है। भारत में साल 2011 की जनगणना के दौरान 121 करोड़ आबादी थी। रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर 11 लाख मिट्टी के दीपक जलाए गए। यूपी के चित्रकूट में रामनवमी उत्सव के दौरान भगवान श्री राम की पावन भूमि पर चित्रकूट गौरव दिवस मनाया गया, जिससे तीर्थ क्षेत्र में एक ही समय में आसमान से लाखों तारे टूटते हुए दिखाई दिए, जिसमें रामघाट से लेकर परिक्रमा पथ के कई तीर्थ स्थलों पर एक साथ 11 लाख दीपक जलाए गए। मंदाकिनी नदी दीपक की रोशनी में चमक उठी। रामघाट और भरत घाट पर सबसे ज्यादा दीपक जलाए गए। राम भक्तों ने भगवान श्री राम की पवित्र स्थली के साथ पूरे देश में धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक लड़की की अनोखी शादी की चर्चा आजकल पूरे शहर में। आखिर क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी के ग्वालियर की रहने वाली शिवानी परिहार ने लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण से शादी की है। वृंदावन से कई साधु संत और लोग लड्डू गोपाल की बारात लेकर ग्वालियर आए और पूरे विधि विधान से रामनवमी के दिन शादी हुई। शादी में सभी रस्में जैसे मेहंदी, तेल, मंडप, फेरे हुए। इसके बाद शिवानी को लड्डू गोपाल के साथ विदा किया गया। शिवानी ने शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन से की है, जिससे उसकी शादी को मान्यता मिल सके। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले एक मजदूर के बेटे ने यूपीएससी परीक्षा में 239वीं रैंक हासिल की है। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। गरीब किसान के बेटे पवन कुमार ने साबित कर दिया कि जिनके हौसले बुलंद हो उनके सामने मुश्किलें भी अपने घुटने टेक देती हैं। पवन कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर 239वीं रैंक हासिल की। मैंने 239वीं रैंक अर्जित की है और मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। बेटे की कामयाबी से पवन के पिता भी काफी खुश हैं। बहुत कठिन मेहनत करी, अपनी स्थिति के मुताबिक मैं भी नहीं कहा बेटा को छोटी मोटी जॉब देख ले। मेरी स्थिति आदमी ये नहीं है कि जो तुझे हम यहाँ तक पहुँचा। मैं बोला नहीं पापा, मैं पढ़ूंगा तो IAS बनूंगा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने। आज अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में करेंगे प्रचार। 3 रोड शो करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शाह करेंगे रोड शो। वेजलपुर में रात 9 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। कल देश में पहले चरण के लिए होगी वोटिंग। 102 सीटों के लिए कल होगा मतदान। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी वोटिंग। पहले चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम।